एडवोकेट रत्ना जी, आप इसको संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से और राजनीतिक रूप से ये सारी घटना प्रक्रिया को आप कैसे देखती हैं? जी। जी बोलिए। तिवारी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र की सरासर हत्या हुई है। लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया गया है। ये जो भारत देश है, जो बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान पे चलता है, ये फांसीवादी लोग, मनुवादी लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि भारत देश का संविधान, जो भारत देश का लोकतंत्र है, वो संविधान के आधार पर चले। आज जो घटना घटी है, पूरे 141 सांसद राज्यसभा और लोकसभा में से निलंबित कर चुके, सस्पेंड हो चुके हैं। और अब ये शीतकालीन सत्र है, तो मैं समझती हूँ कि पूरा का पूरा शीतकालीन सत्र में ये सभी लोग सस्पेंडेड रहेंगे। तो इससे एक बात का पूरा पता चलता है कि जो नरेंद्र मोदी और जो आप बार बार कहते गुजरात लॉबी, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, वो विपक्ष विहीन संसद चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि संसद में किसी भी तरह से कोई उनके सामने किसी भी तरह का प्रश्न खड़ा करे। जब जब भी संसद में इन लोगों के सामने, मोदी के सामने और अमित शाह के सामने या सरकार के सामने प्रश्न खड़े किए गए, तब तब इन लोगों ने इसी तरह से निलंबन का काम किया है, सस्पेंशन का काम किया है। हमारे पास उदाहरण है, सबसे पहले इनका शिकार बने थे राहुल गांधी। उसके बाद आपने देखा किस तरह से संजय सिंह को निकाल दिया गया, मतलब उनको जेल भेज दिया गया। फिर उसके बाद ताजा एग्जाम्पल, बीच में राघव चड्ढा जी को भी सस्पेंड किया था। उसके बाद ताजा एग्जाम्पल आपके सामने महुआ मोहित्रा जी का है। और अब इन्होंने 139 सांसदों को सस्पेंड करके ये बता दिया कि हम भारत देश में लोकतंत्र नहीं परंतु तानाशाह चाहते हैं, तानाशाही वाली सरकार चाहते हैं। और जबकि बहुत ही विडंबना है और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो गुजरात के हैं। वो गुजरात वो भूमि है जहां पर महात्मा गांधी की भूमि है, गुजरात सरदार पटेल लोगों की भूमि है, गुजरात। और उस गुजरात में ऐसे दो मुंह वाला व्यक्ति आ गया और जो पूरे देश पे आज मुख्य प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है। तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी मेरे गुजरात का है। मुझे बहुत दुख है, बहुत ज्यादा गुस्सा भी है नरेंद्र मोदी से, क्योंकि वो गुजरात का है और गुजरात का नाम बर्बाद कर रहा है। पूरे के पूरे विश्व में आज नरेंद्र मोदी के गुजरात की होने की वजह से भारत देश का नाम खराब हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं तो बुद्ध की कंट्री से आया हूं, देश से आया हूं। मतलब बुद्ध, मतलब कि जो अहिंसा के पुजारी हैं और जो मतलब सबको साथ लेके चलने वाले हैं, मैं उनके देश, गौतम बुद्ध के देश से आया हूं। और क्या कहते हैं कि हमारे तो डीएनए में लोकतंत्र है। तो पर अभी जो इनकी ये कार्रवाइयां चल रही है, जो ये काम कर रहे हैं, क्या वो एक लोकतंत्र के काम कर रहे हैं? खुले तौर पे वो एक तानाशाही का काम कर रहे हैं। खुले तौर पे मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक अघोषित आपातकाल है। और जैसा कि सुनीलम जी ने कहा कि भारत देश की जनता को संविधान के साथ और लोकतंत्र के साथ रहने की आदत है, इसी वजह से ये जो इनकी तानाशाही है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। और दूसरी एक बात कहूं कि इनके पास पूरे देश को देने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है कि वो देश को देख सके और कह सके कि भी हमने पिछले 9 साल में आपके लिए ये करा। आज मोदी सरकार जुमलेबाज की सरकार के रूप में मानी जाती है। 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी पूरे 1 साल में देंगे। आज युवाओं को अगर 2 करोड़ नौकरी दी जाती, अगर इनके वादे के हिसाब से, तो पूरे देश में 18 करोड़ युवा लोग नौकरी कर रहे होते। और जब वो नौकरी कर रहे होते तो आज जो नीलम और उसके 3 दूसरे साथियों ने जो संसद के अंदर प्रदर्शन किया, वो प्रदर्शन उनको करने की जरूरत नहीं होती। पर मैं कहती हूं आज आपके चैनल से कि कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो करता है वो अच्छा ही करता है। तो जो हुआ
बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि नीलम, मनोरंजन और जो भी उनके साथी थे, उन लोगों ने पूरे देश की, पूरे युवाओं की आवाज को संसद के सामने लाके रख दिया है और संसद को जता दिया, पूरे देश को जता दिया कि पूरा देश बेरोजगारी की वजह से युवा वर्ग परेशान है, दुखी है और त्रस्त है और आज युवाओं को नौकरी चाहिए। और दूसरा, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से नीलम ने अपने नारे लगाए थे और बाकी उसके 3 साथी, जो उसमें से 2 लोग संसद में कूदे थे, तो उन लोगों ने बता दिया है कि वो लोग वीर शहीद भगत सिंह को मानने वाले हैं और शहीद वीर भगत सिंह के ही नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने ये काम किया। आप देखिए कि वीर भगत सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दी क्योंकि उन्होंने भी जनरल असेंबली में बम फोड़ा था। तो आज बच्चों के ऊपर यूएपीए लगा दी गई। आप तो विदेशी नहीं थे, जो ब्रिटिशर्स थे तो वो तो विदेशी थे, इसीलिए उन्होंने भगत सिंह को फांसी दी, परंतु आप तो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, आप भारत देश के गृह मंत्री हैं और आपने हमारे बच्चों के ऊपर यूएपीए लगा दी। ऐसा क्या गलत किया था? गलत तो आप थे, क्योंकि आपने अपनी संसद की सुरक्षा में चूक की है। और दूसरा, जो विरोध पक्ष के सांसद हैं, जितने भी आज 141 सांसद और जो भी लोग हैं, वो क्या मांग करते हैं? वो यही तो कहते हैं ना कि अमित शाह जी आए संसद में, क्योंकि वो गृह मंत्री है और अपना बयान दे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। जब अमित शाह जी बाहर जाके प्राइवेट चैनल में कहते हैं कि हमने, ये हमारी लापरवाही रह गई, तो क्या इतनी सी बात अमित शाह संसद में आके नहीं कह सकते? आज संसद में एक दिन में लाखों करोड़ रुपए का खर्चा होता है और वो अपने संसद को चलाने का काम सरकार का होता है, जो संसद में सरकार बैठी होती है। आज सरकार नहीं चाहती है कि संसद चले, इसीलिए जानबूझकर 141 सांसदों को उन्होंने सस्पेंड किया है। जी रत्ना जी, पास बेरोजगारी के बारे में कोई उनके पास सॉल्यूशन नहीं है, सरकार के पास महंगाई को दूर करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लाना चाहती है, सरकार महिलाओं के प्रश्न को कोई तरह से तवज्जो नहीं देना चाहती है, सरकार जिस तरीके से मणिपुर के मुद्दे पे अपनी खामोशी रखती है, जिस तरह से दलितों को, आदिवासियों को आज ये भारत देश की सरकार के बीच में अपमानित होना पड़ता है, उनका शोषण होता है, उसके सामने हम, ये सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और कुछ भी करते हैं बाजी करते हैं, उनकी बातों का कोई भी रिजल्ट नहीं होता है। सरकार ने कहा था कि हम मंदिर बनाएंगे, पर मैं पूछती हूँ, ये मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से बन रहा है और इस मंदिर में पैसा भी लग रहा है, जैसे सब टैक्स पेयरों का बन रहा है, तो सरकार यहाँ पे क्या कर रही है? उसका क्या लेना देना है? वो तो बैठेगी और बैठ फिर पंडित पुजारियों को पेट भरेगी और हमारे आपके जैसे लोग जाके दान दक्षिणा देंगे। तो ये कोई इशू नहीं है। और अपने जो बेरोजगारी में नाकामयाबी हुई है, जो इनकी महंगाई में नाकामयाबी हुई है, महिलाओं के मुद्दे पे जो नाकामयाबी, उन सबको दबाने के लिए इन्होंने मंदिर का इशू खड़ा कर दिया। पर मैं एक बात चाहती हूँ कि जैसे बिल्कुल तिवारी जी, 1 मिनट, जितना भी ये मंदिर करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप हिंदी बेल्ट को उठा के देख ले तो उसके अलावा पूरा साउथ चले जाइए, वेस्ट चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, ऊपर चले जाइए, कहीं मंदिर का इशू नहीं है। इसीलिए चाहे कितना मर्जी मंदिर कर ले, परंतु अब 2024 में जिस तरीके से आज इंडिया की गठबंधन की बैठक चल रही है, उसको देख के यही लग रहा है कि सारे इंडिया गठबंधन के नेता सब एक है, पूरा इंडिया गठबंधन एक है और देश की नजर इंडिया के ऊपर है। मैं अपनी बात लास्ट में खत्म करते हुए कहना चाहूंगी, जब मैंने शुरू भी इसीलिए किया था कि जो होता है ना वो अच्छा ही होता है। देखिए, महुआ मोइत्रा का जब इशू आया, उनको निलंबित किया गया, पूरा विपक्ष एक हो गया और उसके बाद अब जो ये बच्चों ने अंदर संसद में जाके जो भी अपना प्रदर्शन किया और इसके बाद 141 सांसद लोगों को निष्कासित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया,
उसकी वजह से भी पूरा का पूरा विपक्ष एक हो गया है। तो कहते हैं ना कि तुम किसी के लिए कुआं खोदते हो तो खुद गड्ढे में गिर जाते हो, तो यही सोच रहे थे कि पूरे विपक्ष को हटा दिया जाए और उनको जो करना वो करे, और शायद वो इस बारे में करेंगे भी, क्योंकि शीत सत्र अभी चालू है। उन्हें कई ऐसे बिल हैं जिनको उनको कानूनों के तौर पे पेश करना है और फाइनल करना है। तो जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो अपनी मनमानी से जो मर्जी वो कर लेंगे, और यही उनकी साजिश भी लगती है। मुझे बहुत अंदर से, जिसे कहते हैं, एक गंध आ रही है कि ये कुछ ऐसा बड़ा और गलत करने वाले हैं पूरे देश के ऊपर थोपने के लिए, ताकि देश देखता रह जाए और ये सस्पेंशन के पीछे ये सारा काम अपना खेल खेल ले। तो मेरा इतना ही कहना है कि आज की तारीख में जो हुआ है अच्छा हुआ है, आगे भी जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। और इंडिया गठबंधन के जितने भी लीडर्स हैं बहुत सीजन्ड है, सीनियर लीडर है, बहुत ही संजीदगी से चल रहे हैं, और वो चाहते हैं और वो जानते हैं कि हमारी एकता पर किसी भी तरह का डेंट नहीं लगना चाहिए। बाकी गोदी मीडिया तो बैठा है ये सोच के, ये चला के कि भी शायद इंडिया गठबंधन नहीं चलेगा, पर इंडिया गठबंधन जरूर चलेगा, और आगे इंडिया गठबंधन और इंडिया की जीत होने वाली है 2024 में, और इसी बात का डर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सता रहा है। जी तिवारी जी। जी रत्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद।